वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए ये घटना चक्र की दृष्टि की बुक आ गई है करंट की, ठीक है, जिसका यूपी पीसीएस के स्टूडेंट को बहुत इंतजार रहता है। वो बुक अब आ चुकी है देखिए मार्केट में, ठीक है। ये दृष्टि इसका जो है दृष्टि शीर्षक से ये बुक आती है घटना चक्र की, और ये करंट अफेयर स्पेशल होती है यूपी पीसीएस के लिए। इसमें 1 जून 2021 से लेकर 10 मई 2022 तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि इसमें से अगर आप मान लीजिए करंट अफेयर के आप लोगों के 32 से 35 अगर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो इसमें से आप लोगों के 30 से लेकर 32 तक के जो है क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। ये इस मैगजीन का रिकॉर्ड रहा है कि इसी से सारे करंट अफेयर आते रहे हैं अभी तक के, ठीक है। तो आने की पूरी संभावना है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से एक एक लाइन टू लाइन इसको इस बुक को पढ़ना चाहिए सभी जो भी जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम 2022 का जो देने जा रहे हैं 22, ठीक है, 12 जून को। तो उनको लाइन टू लाइन इसको बुक को पूरा रट के जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या कवर किया गया है। इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य, विविधिक परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य और उत्तर प्रदेश विशेष के साथ साथ इसमें संक्षिप्तियाँ और खेल परिदृश्य को भी कवर किया गया है। तो ये पूरी पीडीएफ देख लीजिए, यहाँ पर कितनी 207 पेज की है। तो इसको हम ये मान के चलिए 20 पेज अगर डेली करवाएंगे तो आप लोगों को करीब 10 लेक्चर में ये पूरे 207 पेज कवर हो जाएंगे। तो इन 10 लेक्चर को आप लोग करीब करीब 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, इससे आप लोगों को करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए यहाँ पर सारे लेक्चर आप लोगों को इसी चैनल स्टडी पॉइंट 95 में देखने को मिलेंगे, ठीक है, दृष्टि के। अब आज से इसके लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग जो भी यहाँ पर हम वीडियो बनाएं तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए, आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, ठीक है। देखिए इसका पहला टॉपिक है अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0, ठीक है। ये देखिए अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है। इसका उद्देश्य देश में नवाचार, उद्यमिता और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस पहल को वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था। तो ये अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बात हो रही है कि इसको 2016 में स्थापित किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही अटल टिंकरिंग लैब कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। और अटल टिंकरिंग लैब जो है ये देश भर के स्कूलों में स्थापित एक ऐसा कार्यस्थल है जहां युवा अपने विचारों को आकार दे सकते हैं और नवाचार कौशल सीख सकते हैं। स्मरणीय तथ्य देख लीजिए इससे संबंधित 28 अप्रैल 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के द्वितीय संस्करण के फेज़ 1 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये अटल न्यू इंडिया चैलेंज के को जो है इसका प्रथम फेज़ जो है 2018 में लॉन्च किया गया था और द्वितीय फेज़ जो है 28 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन की एक पहल है, ये आप लोग याद रखिएगा। और यह पहल एक अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से नवोन्मेषकों यानी कि जो इनोवेटर्स होते हैं को सहयोग प्रदान करने हेतु लक्षित हैं, जिससे वे राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक औचित्य के क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादों और समाधानों को सृजित कर सकें, ठीक है। अटल इनोवेशन जो चैलेंज है ये इसके इसमें जो है 5 मंत्रालयों की भागीदारी है। देख लीजिए जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ये 5 मंत्रालय हैं इससे संबंधित है। और इसमें जो है ये पहले फेज़ में देखिए 7 चरणों, पहले फेज़ को जो है 7 क्षेत्रों में विभक्त 18 चुनौतियों पर आधारित होगा। ये देख लीजिए जो 7 क्षेत्र हैं, ठीक है। ई मोबिलिटी, सड़क परिवहन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग, स्वच्छता प्रौद्योगिकी, चिकित्सा यंत्र एवं उपकरण, अपशिष्ट प्रबंधन एवं कृषि। देखिए ये 7 क्षेत्र आप लोग एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि इसमें से कौन सा एक फेज़ जो है इसमें शामिल नहीं है, या फिर इसमें से कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल हैं, ये आप लोग याद कर लीजिए। 7 क्षेत्र को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन का विस्तार देख लीजिए, इसके बारे में क्या दे रखा है कि 8 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। अटल इनोवेशन मिशन द्वारा प्राप्त किए गए अभीष्ट लक्ष्य देख लीजिए क्या क्या है। 10,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य हैं देख लीजिए। इसमें 10,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे और 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की स्थापना, ठीक है। ये इसके लक्ष्य जो हैं प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए रायसीमा संवाद 2022। तो रायसीना संवाद जो है भारत का प्रमुख वार्षिक
भू राजनीतिक और भू आर्थिकी सम्मेलन है। ठीक है, यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि ये जो है रायसीना संवाद के पहले 6 संस्करण, ठीक है, ये देखिए 7वां संस्करण है। पहले 6 संस्करण देखिए कब कब हुए हैं, ये 2016, 17, 18, 19, 20 और 21 में आयोजित किए जा चुके हैं। ये 7वां है। तो ये कब से कब स्टार्ट हुआ ये देख लीजिए, ये 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य जो है रायसीना संवाद 2022 इसका आयोजन संपन्न हुआ है और ये 7वां संस्करण है। और ये व्यक्तिगत प्रारूप यानी कि इन पर्सन फॉर्मेट में ये हुआ है, यानी कि ये ऑफलाइन हुआ है। इससे पहले जो 2021 में हुआ था वो कोविड-19 महामारी के कारण जो है वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था। ठीक है, ऑनलाइन हुआ था 2021 वाला। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम का आयोजन जो है ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF, ठीक है, ORF तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इसको ये जो है ये रायसीना डायलॉग का सब वो ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, इन दोनों के सम्मिलित रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022 के संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था ये देख लीजिए, टेरा नोवा। ठीक है, इम्पेशंस्ड, इम्पासियंट एंड इम्परलाइज्ड। ठीक है, ये इसका थीम है। बढ़ते नेक्स्ट है, 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना संवाद 2022 का उद्घाटन किया। इसकी आप लोग थीम याद कर लीजिए, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थीम से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पिछली बार ही दो क्वेश्चन करीब थीम से बने थे, तो इस थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो हैं उर्सुला वान डेर लेयन उद्घाटन सत्र के प्रमुख अतिथि थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 3 दिवसीय इस संवाद के दौरान 6 विषयगत स्तंभों पर कई प्रारूपों में पैनल चर्चाएं आयोजित की गई हैं। ये 6 स्तंभ कौन कौन से हैं इनको आप लोग देख सकते हैं एक बार। वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर ये जरूर बनेगा कि कितने स्तंभों पर चर्चा की गई है, तो 6 स्तंभ पर की गई है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए, इस वर्ष रायसीना संवाद के जो है पार्श्व कार्यक्रम यानी कि जो साइड इवेंट्स होते हैं उनका आयोजन बर्लिन और वाशिंगटन डीसी में किया गया है। बर्लिन कहाँ है, जर्मनी में है, और वाशिंगटन डीसी ये अमेरिका की राजधानी है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इस वर्ष रायसीना डायलॉग में जो है स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिडर्ट और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंथनी एबॉट की उपस्थिति रही है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके मुख्य अतिथि इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। मुख्य अतिथि देख लीजिए यहाँ पर, मुख्य अतिथि ये इम्पोर्टेंट है, बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, फिर भी आप लोग जानकारी के लिए इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के संस्करण में जो है 90 से अधिक देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों के 210 से अधिक वक्ताओं ने हिस्सा लिया। ठीक है, उल्लेखनीय है कि रायसीना संवाद सिंगापुर के सांग्रीला संवाद से प्रेरित है। ठीक है, सांग्रीला संवाद इससे प्रेरित है ये डायलॉग, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर यात्रा। तो 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री ने जो है राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी इन्होंने। ठीक है, जम्मू कश्मीर के सांबा जिले स्थित पल्ली पंचायत में उन्होंने देश भर के ग्राम सभाओं को संबोधित किया पल्ली पंचायत से। ठीक है, इस यात्रा के दौरान उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न विकास पहलों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस दिन मुंबई में प्रधानमंत्री को भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी प्रदान किया गया। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो लता मंगेशकर की स्मृति पर ये अवार्ड स्थापित किया गया है, तो उनकी याद में। ठीक है, तो प्रथम जो ये अवार्ड है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को ही दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया ये राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस पर ही दिया गया है। ठीक है, 24 अप्रैल 2022 को दिया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड तथ्य देख लीजिए, बनिहाल काजीकुंड सड़क सुरंग। ठीक है, जम्मू कश्मीर की यात्रा से संबंधित है ये सारे पॉइंट। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर में प्रधानमंत्री ने बनिहाल काजीकुंड सड़क सुरंग का भी उद्घाटन किया है। इसका निर्माण लगभग 3100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस सुरंग की लंबाई 8.45 किलोमीटर है। यह सुरंग जो है सड़क मार्ग से बनिहाल एवं काजीकुंड के बीच की दूरी जो है 16 किलोमीटर तक कम कर देगी, जो कि 1.5 घंटे से मतलब जो समय है वो 1.5 घंटे तक कम हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि यह एक दोहरी ट्यूब सुरंग होगी। ठीक है, ट्विन ट्यूब टनल होगी ये आप लोग याद रखिएगा।
रतले जल विद्युत परियोजना, इसका भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ उद्घाटन किया है। ये परियोजना जो है चिनाब नदी पर निर्मित है और 850 मेगावाट की क्षमता की ये परियोजना है, ये आप लोग याद रखिएगा। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए रन ऑफ द रिवर जैसे क्वेश्चन में आ सकता है कि रतले जल विद्युत परियोजना, ठीक है, कुआर जल विद्युत परियोजना, और भी परियोजनाओं के नाम दे सकते हैं, उसमें से पूछ सकता है कि रन ऑफ द रिवर परियोजना कौन सी है, तो कौन सी होगी, रतले जल विद्युत परियोजना, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। ये देखिए क्वार जल विद्युत परियोजना के संबंध में देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ने क्वार जल विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास किया है। इसका जो है क्षमता कितनी है, तो 540 मेगावाट है। ठीक है, यह परियोजना भी किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर यह भी है। ठीक है, और यह परियोजना मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। ठीक है, इस परियोजना से प्रतिवर्ष 1975.54 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की संभावना है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है रतले एवं क्वार दोनों ही परियोजना इस क्षेत्र में बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने में योगदान देंगी। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, इसका भी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, शिलान्यास किया है वहाँ पर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी, तो 669 किलोमीटर होगी इसकी लंबाई। और यह एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा की यात्रा में लगने वाले समय जो है अब आधा हो जाएगा। ठीक है, यह ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों से होकर गुजरेगा। ये प्रमुख सिख धार्मिक स्थल हैं, ये आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यह एक्सप्रेसवे हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर के प्रमुख आर्थिक केंद्रों अम्बाला, चंडीगढ़, मोहाली, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जलंधर, कपूरथला, कठुआ, सांभा, ठीक है, को भी आपस में जोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत सरोवर। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है अमृत सरोवर, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, मतलब इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो ये सदा यात्रा के दौरान यानी कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जल निकायों का जो है कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। तो किसने की है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जो जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान ही अमृत सरोवर नामक एक नई पहल की इसका शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जो देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास एवं उनका कायाकल्प करना है। ठीक है, प्रत्येक अमृत सरोवर का जो है तालाब क्षेत्र कितना होगा, न्यूनतम 1 एकड़ होना चाहिए। और इसकी जल धारण क्षमता कितनी होनी चाहिए, लगभग 1000 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। और प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 अमृत सरोवरों के साथ देश भर में कुल 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण एवं कायाकल्प किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक जिले में कितने बनाए जाएंगे, 75, और टोटल कितने बनाए जाने हैं, तो 50,000 मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए भास्कर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स नेशनल द्वारा विकसित अमृत सरोवर पोर्टल और मोबाइल ऐप का प्रयोग जिलों में मिशन अमृत सरोवर की प्रगति और प्रदर्शन का पता लगाने में किया जाएगा। तो ये पोर्टल अमृत सरोवर पोर्टल भी एक निर्माण किया गया है वो, ठीक है, विसाज एन के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है यहाँ पे भास्कर नेशनल इंस्टीट्यूट करके। बढ़ते नेक्स्ट है सभी अमृत सरोवरों का निर्माण एवं कायाकल्प को अमृत वर्ष की समाप्ति अर्थात 15 अगस्त 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आप लोगों को जैसा पता होगा कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, तो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी समाप्ति पर ही इसका लक्ष्य रखा गया है। इसकी समाप्ति होने तक इसको जो है पूरा 50,000 अमृत सरोवरों का पूरे देश भर में निर्माण करना है। ठीक है, अमृत सरोवर सतह एवं भूमिगत दोनों पर जल की उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, यह भारत का पहला अमृत सरोवर देख लीजिए कहाँ पे बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें स्टार लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला अमृत सरोवर जो है उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पल्ली, देश की प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत बन गई है पल्ली। तो ये कहाँ है, तो देख लीजिए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा पल्ली पंचायत में 20 दिन के रिकॉर्ड समय में एक सौर संयंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, 500 किलोवाट का यह सौर संयंत्र जो है 6,408 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में स्थापित किया गया है। और यह संयंत्र इस पंचायत में स्थित 340 घरों को स्वच्छ विद्युत एवं प्रकाश उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, इस प्रकार पल्ली पंचायत भारत सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन गई है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भारत सरकार का जो है लक्ष्य जो है देश को वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन तटस्थ। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य देश का कब कितना है, तो
70 तक है, ठीक है। और पल्ली जो है पहला ग्राम पंचायत बन गया, ये आप लोग याद रखिएगा, पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन गई है पल्ली। बढ़ते नेक्स्ट है हरित हाइड्रोजन संयंत्र। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जो है 20 अप्रैल 2022 को असम के जोरहाट में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट संयंत्र की शुरुआत की है। तो ये कहाँ पे की गई है, असम के जोरहाट में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना यानी कि प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, तो असम के जोरहाट में, ठीक है। इस संयंत्र को 3 माह के रिकॉर्ड समय में शुरू किया गया है और इस संयंत्र की जो है संयंत्र की स्थापित हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता जो है प्रतिदिन कितनी होगी, 10 किलोग्राम। गौरतलब है कि इस संयंत्र से भविष्य में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 किलोग्राम प्रतिदिन तक होने की उम्मीद है। और इस संयंत्र द्वारा जो है 500 किलोवाट के सौर संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत को हरित हाइड्रोजन को उत्पादन किया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इस हेतु 100 किलोवाट की अनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन और इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए। और ये इंपॉर्टेंट है कि एम तकनीकी का उपयोग करने वाला यह भारत का पहला संयंत्र है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी और इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। यानी एम का फुल फॉर्म देखिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है, अनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तकनीकी का उपयोग करने वाला ये पहला संयंत्र है भारत में। नेक्स्ट है हरित हाइड्रोजन है क्या, ये देख लीजिए। हरित हाइड्रोजन जो है हवा या सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित जो है हाइड्रोजन गैस को ही कहते हैं। तो यह ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है इसमें। इसके अलावा यह जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन नहीं करती है। यह जो है जीवाश्म ईंधन का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसका उपयोग परिवहन, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन का यूज है बहुत ही यूजफुल है ये। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण 2022, ठीक है। यह कार्यक्रम देख लीजिए कब स्टार्ट हुआ था। तो स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र प्रायोजित परिवर्तनकारी मिशन है। इसका उद्देश्य स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोगों के माध्यम से अपने नागरिकों को मूल अवसंरचना, स्वच्छ एवं सतत पर्यावरण आदि उपलब्ध कराने वाले शहरों को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब की गई थी, तो 25 जून 2015 को। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण कब स्टार्ट हुआ था, 25 जून 2015 को। और 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत जो है, जो कि गुजरात का एक शहर है, ठीक है। तो सूरत जो है गुजरात में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन जो है सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के द्वारा मिलकर भारत सरकार के आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इसका सम्मेलन अभी कहाँ हुआ है, तो सूरत में हुआ है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है स्मरणीय तत्व देख लीजिए। कार्यक्रम के दौरान जो है शहरी आउटकम संरचना 2022 का विमोचन किया गया है। इसमें ईज ऑफ लिविंग, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक, डाटा परिपक्वता और जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढांचा शामिल है, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन और विश्व आर्थिक मंच द्वारा शहरी परिवर्तन पर सहयोग के लिए वर्चुअल हब का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही शहरों के लिए एकीकृत डाटा पोर्टल, ठीक है, AMPLIFI, इसको भी लॉन्च किया गया है। इसको एम्पलीफाई पढ़ सकते हैं आप पूरा मिला करके, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया। बढ़ते नेक्स्ट है कार्यक्रम में स्मार्ट इंडिया सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया गया है। तो इसमें देख लीजिए सूरत और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर, जबकि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। इस जो है इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड, ये क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में कौन कौन शहर शामिल है, किसको पुरस्कार मिला है। तो अगर शहर की बात करें तो सूरत और इंदौर हो जाएगा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है। अगर पूरे राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश को मिला है। ये आप लोग याद रखिएगा। इस परियोजना में और भी देखिए पुरस्कार मिले हुए हैं। ये बाकी पुरस्कार जो है अलग अलग क्षेत्रों में मिले हुए हैं, इनको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, मेन वही है जो ऊपर उत्तर प्रदेश और इंदौर और सूरत हैं। बाकी इनको भी एक बार आप लोग रीड कर लीजिए, ठीक है। अब इनको आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। बाकी नवाचार पुरस्कार में देख सकते हैं कि नवाचार आइडिया पुरस्कार ये किसको मिला है, ये इंदौर को मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ सकते हैं आप लोग। कोविड नवाचार पुरस्कार कल्याण डोन बिवली और वाराणसी, ठीक है। वाराणसी ये देखिए इसमें उत्तर प्रदेश का, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोविड नवाचार पुरस्कार किसको, वाराणसी को मिला है।
नेक्स्ट है सिटी पुरस्कार देख लीजिए। सिटी पुरस्कार में जो है ओवरऑल विजेता पहले ही बताया जा चुका है कि राज्य पुरस्कार किसको मिला, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, द्वितीय विजेता और तृतीय विजेता मध्य प्रदेश और तमिलनाडु क्रमशः हैं। नेक्स्ट देख लीजिए केंद्र शासित प्रदेश में पुरस्कार प्रथम किसको मिला है, तो चंडीगढ़ को मिला है। ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप पुरस्कार की बात करें तो अहमदाबाद को मिला है। सेकंड नंबर पे इसमें वाराणसी, थर्ड पे रांची रहा है। बढ़ते नेक्स्ट है सांबा। ये सांबा देख लीजिए, सांबा 100% गोल्डन सेहत कार्ड पंजीकरण वाला पहला जिला बन गया है। तो ये है कहाँ, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है सांबा। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया था। तो ये देख लीजिए, योजना बहुत पूछते हैं कब लॉन्च हुई थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च हुई थी, तो ये 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, ये सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत अस्पतालों में द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवा लाभ हेतु प्रतिदिन प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। यह पूर्णतः नकद रहित, कागज रहित योजना है। इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु, लिंग की कोई बाध्यता नहीं है और यह इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार की पहचान वर्ष 2011 के सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना से चुनिंदा, वंचित एवं व्यावसायिक मापदंडों के आधार पर की जाती है। यह आप लोग याद रखिएगा। स्मरणीय तथ्य देख लीजिए, अप्रैल 2022 में सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को आच्छादित करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। ठीक है, सांबा जिला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले भी बताया जा चुका है। नेक्स्ट है सांबा जिले में यह उपलब्धि जो है राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में 11 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य आयोजित गोल्डन कार्ड पंजीकरण अभियान के दौरान प्राप्त की है। ठीक है, सांबा जिले में निवासित प्रत्येक परिवार अब देख लीजिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के अंतर्गत आच्छादित हो गया है। प्रत्येक परिवार में जब 100% हो गया है तो प्रत्येक परिवार हो ही जाएगा। नेक्स्ट इस प्रकार सांबा 100% गोल्डन या सेहत कार्ड पंजीकरण वाला देश का पहला जिला बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनाए गए हैं। तो देख लीजिए आंध्र प्रदेश में अभी आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम 1974 के तहत एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है। इसमें जो आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 13 जिले थे, इनकी संख्या जो है बढ़ा करके 26 कर दी गई है। यानी कि प्रत्येक जिले से एक और नया जिला बना दिया गया है। तो इस प्रकार इनकी संख्या 13 से बढ़कर 26 हो गई है। ठीक है, तो इस यहाँ पर देखिए जिलों की संख्या, ये जो जिलों के नाम याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक जिले में एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सटा हुआ है। ठीक है, हालांकि विशाल जो है आदिवासी आबादी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अराकू एसटी निर्वाचन क्षेत्र को 2 जिलों अल्लूरी सीताराम राजू और पार्वतीपुरम मान्य के साथ अकेला अपवाद है। ठीक है, बाकी प्रत्येक जिले जो है एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सटा हुआ है, ये अपवाद है। ये आप लोग याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार प्रत्येक जिलों में लोगों की औसत संख्या जो है 38 लाख के करीब थी, अब ये घटकर 19 लाख के करीब हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, क्योंकि अगर यूपी से संबंधित ऐसा कोई डेटा होता तो ये इंपॉर्टेंट था, बाकी आंध्र प्रदेश से, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है नागालैंड, देश की पहली कागज रहित विधानसभा बन गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी हेडिंग ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसमें लिखा क्या हुआ है कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल विधानसभाओं को मूर्त रूप देने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य देश के सभी विधानसभाओं की कार्यप्रणाली को कागज रहित बनाना है। इस एप्लीकेशन का विकास जो है एक देश एक एप्लीकेशन की परिकल्पना पर आधारित है। ठीक है, 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित विधानसभा होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। ठीक है, नागालैंड विधानसभा यह उपलब्धि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को पूर्णतः लागू करके प्राप्त की है। ठीक है, ये इसकी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, इसी के तहत इसको लागू कर दिया गया है। नागालैंड में जो है 60 सदस्य विधानसभा में से प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट और ई बुक को संबद्ध किया गया है। ठीक है, अब प्रत्येक टेबल पर आप लोगों को एक टैबलेट और ई बुक देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार अब नागालैंड विधानसभा के सदस्य जो है सदन की कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक ई प्रशासन परियोजना है। तो देख लीजिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन किसके अंतर्गत है, तो भारत सरकार के जो डिजिटल इंडिया मिशन है उसी के अंतर्गत है ये कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं को कागज रहित ई विधान सभाओं में परिवर्तित करने के माध्यम से डिजिटल हाउस के दृष्टिकोण को साकार करना है। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, 2021 देख लीजिए स्कॉच
समूह नई दिल्ली स्थित भारत का एक अग्रणी थिंक टैंक है, ठीक है, जो समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ सामाजिक आर्थिक मुद्दों से संबंधित क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है। स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट इस समूह द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट है जो भारत के विभिन्न राज्यों में परियोजना आधारित परिणामों का अध्ययन करती है, ठीक है। इसके तथ्य देख लीजिए। स्मरणीय तथ्य है कि 10 मार्च 2022 को स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में राज्य, जिला, नगर निगम स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं के प्रदर्शन के अनुसार राज्यों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें देख लीजिए किस रैंकिंग देख लीजिए, इसमें स्टार रैंकिंग, परफॉर्मर, ठीक है, कैचिंग अप और अदर स्टेट, इन चार श्रेणी में रैंकिंग है, ठीक है। ये चारों रैंकिंग के नाम देख लीजिए और इसमें से शीर्ष 5 रैंक प्राप्त राज्यों को स्टार्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो देख लीजिए आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 2021 के स्टार राज्य हैं, ठीक है। स्टार राज्य हैं किस संदर्भ में? तो रिपोर्टों को लागू अपने यहाँ जो है परियोजनाओं को लागू करने और उनके उचित क्रियान्वयन में ये रैंकिंग दी गई है। लगातार दूसरे वर्ष जो है आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है, ये आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देख लीजिए उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, तो ये परफॉर्मेंस में है, परफॉर्मेंस श्रेणी में उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ किन राज्यों को परफॉर्मेंस का दर्जा दिया गया है, तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, असम और हिमाचल प्रदेश, मतलब टोटल 5 हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश प्लस 4 राज्य और हो जाएंगे, ठीक है। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश जो 7वें स्थान पर था और 2020 में 7वें स्थान पर है और 2021 में ये 6ठे स्थान पर था। कैचिंग अप रैंकिंग में देख लीजिए बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, राजस्थान शामिल है। नेक्स्ट देख लीजिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ है उस पर हम लोग विशेष फोकस देंगे, बाकी सबको ऐसे ही रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट है देख लीजिए भारतीय संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 मतलब 212 तक जो है राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्तियों का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य की राज्य विधानमंडल होता है जो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है, ठीक है। ध्यातव्य है कि कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, द्विसदनीय व्यवस्था मौजूद है, यानी कि तो देख लीजिए विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में वर्तमान में। 6 राज्य कौन कौन से हैं वो देख लीजिए यहाँ पर। यूपी है अपना, यूपी के साथ साथ बिहार है, ठीक है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद भी मौजूद है, ठीक है, यानी कि ये द्विसदनी, यानी कि यहाँ पे 2 सदन मौजूद हैं इनके विधानमंडल में। नेक्स्ट इसके साथ ही संविधान में विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 तय की गई है, ठीक है। तो अधिकतम 500 जितने भी राज्यों की विधानसभाएं होंगी उनमें अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं जो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। हालांकि सिक्किम में 32, मिजोरम में 40 और गोवा में 40 इस प्रावधान के अपवाद हैं, ठीक है। स्मरणीय तथ्य देख लीजिए 10 मार्च 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी किए गए हैं। कब किए गए? 10 मार्च 2022 को। 5 राज्यों में पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश शामिल है। पंजाब में देख लीजिए ये 15वीं विधानसभा जो 15वीं पंजाब विधानसभा का कार्यकाल की समाप्ति तिथि क्या है, तो 23 मार्च 2022 निर्धारित थी। इसके चलते 20 फरवरी 2022 को राज्य में एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ। इसकी कुल सीटें 117 हैं। इसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी बनकर उभरी है, जिसको 42.01% मत मिले हैं और कुल 117 में से 92 सीटें हासिल की हैं आम आदमी पार्टी ने, ठीक है। और आम आदमी पार्टी के लीडर मतलब आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत मान जी को वहाँ का प्रधान जो है पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया है, ठीक है। आम आदमी पार्टी जो है देश की एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो कि 2 राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में सत्तारूढ़ है, ठीक है। ये एक पहली क्षेत्रीय पार्टी है जो कि 2 राज्यों में या फिर संघ शासित प्रदेशों में सत्तारूढ़ है। ये आप लोग याद रखिएगा। ये देख लीजिए पंजाब को चुनावी परिणाम है, तो इसमें से किसको कितनी सीटें मिली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम लोग यूपी के संदर्भ में देख लेंगे। जानकारी के लिए आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है गोवा। देखिए गोवा विधानसभा का कार्यकाल की समाप्ति जो है 15 मार्च 2022 को हो रही थी। इसी के चलते यहाँ पर जो है 14 फरवरी 2022 को यहाँ के 40 विधानसभा सीटों में एक साथ चुनाव संपन्न कराए गए हैं एक चरण में। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को 33.31% जो है मत मिले हैं और सर्वाधिक मत हैं और इनकी सीटें कितनी हैं, तो 20 हैं, ठीक है। प्रमोद सावंत जी को गोवा का मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है, ठीक है। ये दूसरा कार्यकाल है उनका।
बढ़ते नेक्स्ट है, यहाँ पे चुनाव परिणाम देख सकते हैं गोवा का। नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल की समाप्ति 23 मार्च 2022 को हो रही थी, इसलिए यहाँ पर भी 14 फरवरी 2022 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए हैं। और यहाँ की कुल सीटें कितनी है? 70। गोवा की कितनी थी? 40। ठीक है, पंजाब की 117। ये आप लोग याद रखिएगा। चुनाव परिणाम के अनुसार जो है भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 47 सीटें मिली हैं। मत प्रतिशत कितना है इनका? 44.33% है। और पुष्कर सिंह धामी ये दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है। ठीक है, पहले कार्यकाल में इन्होंने शायद 4 या 5 महीने ये अपना कार्यकाल बिता पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ का चुनाव परिणाम आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है मणिपुर, देख लीजिए। राज्य में नई विधानसभा का गठन है तो 2 चरणों में यहाँ पर चुनाव हुआ है। 28 फरवरी और 5 मार्च 2022 को चुनाव संपन्न हुए। और मणिपुर की पिछली विधानसभा जो है 19 मार्च 2022 को इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, इसलिए यहाँ पर जो है 2 चरणों में चुनाव 28 फरवरी और 5 मार्च को संपन्न कराए गए हैं। और यहाँ की सीटें टोटल 60 हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा मत जो है मत वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसको जो है 32 सीटों के साथ मत परसेंटेज कितना मिला है? तो 37.83% मत मिला है। ठीक है, और सीटें कितनी मिली हैं? 32, 60 में से 32। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, एन बीरेन सिंह को यहाँ का जो है दूसरे कार्यकाल के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई गई है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, इनका चुनाव परिणाम देख सकते हैं आप लोग। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है 18वीं विधानसभा है तो चुनाव जो है 10 फरवरी से 7 मार्च तक जो है 7 चरणों में संपन्न हुआ है। कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में। ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। विदित हो कि 17वीं विधानसभा का जो है कार्यकाल कब समाप्त हो रहा था? तो ये जो है 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा था। यहाँ पे विधानसभा जो है मिस हो गया है। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पर राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 403 है। ठीक है, मणिपुर में कितनी है? 60 है। गोवा में कितनी है? 40 है। ठीक है, पंजाब में कितनी है? 117 है। ये सब इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड में 70 है। तो यहाँ पर कितनी है? यूपी में 403 है। ठीक है, 403 में से 84 जो है अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और 41.3% मत के साथ इनको जो है 403 में से 255 सीटें हासिल की हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने। साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र से जो है भारतीय जनता पार्टी के भाजपा उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा जो है 2,14,835 मतों के अंतर से इन्होंने सीट जीती है। तो यह देश के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। ये सिर्फ राज्य में ही नहीं, ये अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं ये देश में ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ये आप लोग याद रखिएगा, इतने मत से अभी तक कोई भी नहीं जीता है देश में। नेक्स्ट है, देख लीजिए हरचंदपुर। ठीक है, रायबरेली में पड़ता है ये विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से राहुल राजपूत जो 25 वर्ष के हैं, ये सपा से चुनकर आए हुए हैं। और ये सैदपुर, ये गाजीपुर की विधानसभा सीट है। यहाँ से अंकित भारती ये 25 वर्ष के हैं, ये भी सपा के कार्यकर्ता हैं, सपा के विधायक हैं। तो ये 18वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक हैं, दोनों 25 वर्ष के हैं। ये आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है, इसके साथ ही आजमगढ़ ज़िले के नजीमाबाद सीट से जीतने वाले जो है आलम बदी, ये सबसे बुजुर्ग हैं। इनकी उम्र कितनी है? तो 86 वर्ष है। ये विधायक चुने गए हैं। 25 मार्च 2022 को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी के एकाना स्टेडियम, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उत्तर प्रदेश में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के पश्चात पुनः जो है दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल करने के पश्चात जो है दोबारा से मुख्यमंत्री बनकर आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ का परिणाम देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? तो 255 मिली हैं। मत परसेंटेज देख लीजिए 41.3 है। भारतीय समाजवादी पार्टी को सीटें कितनी मिली हैं? तो 111 मिली हैं। मत परसेंटेज कितना है? तो 32.1 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी मिली है? तो 2 सीटें मिली हैं। मत परसेंटेज है 2.3%। बहुजन समाज पार्टी को मिली है 1 सीट, मत परसेंटेज है 12.88। राष्ट्रीय लोक दल को मिली 8 सीटें। ठीक है, जयंत चौधरी की पार्टी है, इनको मत परसेंटेज मिला है 2.85। अन्य को मिली है 26 सीटें। बढ़ते नेक्स्ट है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। जब सरकार जो है अपनी किसी संपत्ति का मुद्रीकरण करती है तो इसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य यह है कि यह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक निजी संस्था को उस संपत्ति, ठीक है, का राजस्व अधिकार को स्थानांतरित कर रही है। इस तरह के लेन देन में सरकार को जो है उस निजी संस्था से एक अग्रिम भुगतान, संपत्ति द्वारा सर्जित राजस्व में नियमित हिस्सा पर संपत्ति में स्थिर निवेश का वादा या और मुद्रीकरण संपत्ति के शीर्षक अधिकार मिलते हैं।
इसके स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। 9 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, ठीक है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के गठन की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, यह केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होगी, ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी प्रारंभिक अधिकृत पूंजी कितनी है? 5,000 करोड़ रुपए, और चुकता शेयर पूंजी कितनी है? 150 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, ये जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन है, ये जो है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व वाली अतिरिक्त भूमि और भवनों का मुद्रीकरण करेगी और गैर प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से उपयोग में नहीं या आंशिक उपयोग वाली परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके सरकार राजस्व प्राप्त करेगी। ठीक है, जितनी भी जो है सरकार के जो ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिनका यूज नहीं हो रहा है, तो उनका आकलन करेगी कि इसका कितना मूल्य है, फिर उसको जो है विनिवेश किया जाएगा, एक तरीके से इनको बेचा जाएगा। ठीक है, विनिवेश किया जाएगा, तो उसके लिए ये कंपनी बनाई गई है। वर्तमान में CPSE के पास बड़ी मात्रा में उपयोग में नहीं या फिर आंशिक उपयोग वाली भूमि और परिसंपत्तियां मौजूद हैं। तो मतलब है सबसे पहले इसी का नंबर है बिकने का। ठीक है, विनिवेश का। ठीक है, इसी का नंबर है। नेक्स्ट है NLMC इस परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा और इस प्रक्रिया का समर्थन करेगा। ठीक है, NLMC बंद हो चुके CPSE या ऐसे CPSE जो रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया में से संबद्ध परिसंपत्तियों का स्वामित्व प्रदान करेगा, प्रबंधन करेगा और मुद्रीकरण करेगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, आप लोग ये नेक्स्ट देख लीजिए। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि मिशन इंद्रधनुष 1 से स्टार्ट हुआ था, 2.0, 3.0, अब ये 4.0 आ गया है। ठीक है, 4.0 भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 25, देख लीजिए इसी को। इसके बारे में क्या है कि 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तीव्रता से संपूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने एवं प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। ठीक है, ज्ञातव्य है कि 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था। टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत जो बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है, ये जो है सघन मिशन इंद्रधनुष है 2.0 को जो है 2019 मार्च में और 2020 के मध्य संचालित किया गया था। तो ये इनकी अवधि लिखी है, कब कौन सा मतलब चला, कब से कब तक कौन सा कार्यक्रम चला, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इस मिशन के तहत जो 4.0 है, इसके तहत देश के सभी जिलों में जो है 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, किसके तहत? तो ये 3.0 के तहत। अब बढ़ते हैं 4.0 के तहत। इसमें देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 या फिर 4.0 को शुभारंभ किया गया है। इस मिशन को 3 दौर में संचालित किया जाएगा। ठीक है, कब से कब देख लीजिए, 3 दौर कौन कौन से हैं। तो इसको जो है 4.0 को 33 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों, आज़ादी का अमृत महोत्सव हेतु चिन्हित 75 जिलों सहित, ठीक है, में संचालित किया जाएगा। मिशन के प्रथम दौर में जो है 11 एवं तृतीय दौर में 22 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। नेक्स्ट है मिशन का फोकस देख लीजिए, मुख्यतः किस पे होगा? सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में जो है स्थायी लाभ प्राप्त करने में योगदान देना और कोविड-19 महामारी के चलते नियमित टीकाकरण की धीमी पड़ी गति को तेजी लाना। ठीक है, इस धीमी पड़ी गति में तेजी लाना है। नेक्स्ट है गोवर्धन संयंत्र देख लीजिए, ये इंदौर में लॉन्च किया गया है गोवर्धन संयंत्र। इसका गोबर का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ठीक है, इस योजना को बजट 2018-19 में इसकी घोषणा की गई थी और इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर और खेतों में ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट एवं बायोगैस में परिवर्तित कर उनसे ऊर्जा उत्पन्न करना है। ठीक है, इस संयंत्र को कहाँ पे लगाया गया? तो इंदौर में लगाया गया है। इसका तथ्य देख लीजिए, 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है। जैविक कचरे से बायो CNG का उत्पादन करने वाला यह एशिया महाद्वीप का पहला संयंत्र है। यह इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, एशिया का है ये, ना कि देश का ये सिर्फ है, ये एशिया का भी है। नेक्स्ट है, यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर के निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप है ये। ठीक है, यह संयंत्र जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। परियोजना को लागू करने हेतु एक विशेष परियोजना वाहन के रूप में इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को स्थापित किया जाएगा।
ठीक है। यह संयंत्र प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरे को उपचारित करने में सक्षम है ये। और इस संयंत्र के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम CNG और 100 टन जैविक खाद के उत्पादन की उम्मीद है। नेक्स्ट, यह संयंत्र शून्य लैंडफिल मॉडल पर आधारित है। इसमें कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा। और इसके साथ ही इससे जो है कई पर्यावरणीय लाभ जैसे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी, ठीक है, उर्वरक के रूप में जैविक खाद के साथ ही हरित ऊर्जा प्रदान करना आदि प्राप्त होंगे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा। ठीक है, देखिए ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। देखिए अब ये नेक्स्ट वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाएंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर करीब हम लोगों ने 10 पेज कवर कर लिए हैं। तो ये पहला वीडियो है, तो इसलिए आज थोड़ा कम ही रखते हैं। उसके पश्चात अब हम लोग प्रतिदिन करीब 15 से 20 पेज कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग बने रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।